नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? उपभोक्ता उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। इस वजह से कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। इस वजह से अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, या इस वजह से, या फिर ये सभी? कौन सा आंसर सही है? 1, 2, 3, 4। देखिए, इसका चारों आंसर सही है। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? इसकी पूरी व्याख्या: प्रभावी दक्षता बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा में बढ़त, लागत में कमी, ग्राहक अनुभव में सुधार और डाटा विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना, डिजिटलीकरण या स्वचालन, ग्लोबल एक्सपेंशन या लचीलापन। इसको अगर पहले तरीके से देखें तो उपभोक्ताओं की मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। इस वजह से, क्योंकि मांग बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है और बेहतर अच्छा स्किल डेवलपमेंट, और जैसे कि एआई की वजह से काफी काम में दक्षता को और फुर्ती काफी जल्दी हो जाता है ये काम एआई की मदद से, और कंप्यूटरीकृत कार्य काफी आसानी से और काफी परफेक्ट माना जाता है। परफेक्ट माना जाता है नहीं, परफेक्ट होता भी है काम। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त, अर्थात लागत कम होती है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त, अच्छी क्वालिटी में माल प्राप्त किया जाता है। प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी का भी और स्किल डेवलपमेंट का भी, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, इसमें भी अर्थव्यवस्थाओं की विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। अर्थात ये एक ही स्थान पर नहीं, या किसी एक ही देश की बात नहीं, ये पूरी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह तीव्र गति से प्रगतिशील तरीके से ये ग्लोबली देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संगठित मुद्रा का बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है: सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार। देखिए, सरकारी प्रतिभूति बाजार ये शेयर मार्केट है, व्यापारिक बिल बाजार और याचना मुद्रा बाजार ये लिक्विडिटी है। अर्थात इन अपेक्षाकृत इन तीनों में से चारों में से याचना मुद्रा बाजार ज्यादा अस्थिर भाग है, अत्यधिक अस्थिर भाग है। और ये प्रतिभूति बाजार में एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है जो कि काफी लचीलापन, सॉरी इसको लचीलापन नहीं, ये काफी लिक्विडी और अस्थिर माना जाता है। सरकारी प्रतिभूति में ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि 7 दिन के अंतराल में ही उसे सेल और बाय और सेल करना होता है, या फिर उसको ये दूसरे तरीके से कहें तो उनकी एक्सपायरी डेट होती है। परंतु सेबी के कंट्रोल द्वारा इसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, और हाल ही में कुछ संशोधन द्वारा भी इसको कंट्रोल किया गया है। और ये इस पे चारों में से याचना मुद्रा बाजार ये इसका सही आंसर है। चलिए इसका पूरी व्याख्या देखते हैं। यह अल्पकालिक प्रकृति की वजह से यह याचना मुद्रा बाजार सर्वाधिक लिक्विडिटी माना गया है। ब्याज दर में तेज बदलाव, बैंकों की तरलता। देखिए, याचना मुद्रा बाजार होता क्या है? चलिए अगला देखते हैं। याचना मुद्रा बाजार ये अत्यधिक लघु अवधि के फाइनेंशियल लेन देन होता है, जिसकी वापसी अवधि 1 वर्ष या उससे कम की होती है। तरलता लिक्विडिटी बाजार भी कहा जाता है। तरलता को बनाए रखना, ब्याज की दरों की स्थायी स्थिरता, राज्य और केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन उपलब्ध करना। इसको पॉज करके आप ढंग से पढ़ लीजिएगा याचना मुद्रा बाजार के बारे में, और इसके उद्देश्य क्या है और उसके मकसद क्या है, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सब इस व्याख्या में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ या लाभांश या अल्प बचतें। देखिए, सरकारी केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं है। राजस्व खाते में क्या क्या सम्मिलित है? ब्याज प्राप्तियां सम्मिलित है, कर प्राप्तियां ये भी है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देखा जाता है। डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो नौकरी करने वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है, उन्हें टैक्स भरा जाता है, उन्हें डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट, जो कि आम आदमी, जैसे कि कोई किराने का सामान लेने जाते हैं तो उस वस्तु पर हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को दिया जाता है, फिर दुकानदार कंपनी को देता है,
या फिर होलसेल वालों को देता है, होलसेल वाला मैन्युफैक्चरर को देता है, प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला सरकार को देता है। तो इसमें सही आंसर अल्प बचते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं पूरी। राजस्व प्राप्तियों में कर और जिसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कर राजस्व, इसमें लाभांश लाभ, शुल्क, लाइसेंस फीस, जुर्माने, दंड, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से प्राप्त आय और विदेशी सहायता। राजस्व व्यय, योजना व्यय, जिसमें गैर योजना व्यय वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, रक्षा खर्च, सब्सिडी, प्रशासनिक खर्च और राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किए जाने वाले घटक कौन कौन से? पूंजीगत प्राप्तियां, बाजार से लिया गया ऋण। पूंजी देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां ये किसी एक समय के लिए नहीं होती, ये काफी लंबे समय तक होती है। पूंजीगत जो आय, व्यय और प्राप्तियां होती है वो एक सरकार से नहीं, कई सरकारें भी इनमें बदल दी जाती है। जैसे कि सिविल लाइन में आप देखेंगे रोड बना हुआ है, तो उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो पूंजीगत व्यय किया जाता है सरकार द्वारा। फिर पूंजीगत प्राप्तियां होती है वो टोल टैक्स द्वारा करता है, तो वो पूंजीगत में आता है ये। और विनिवेश, उधारी, देनदारियां और पूंजीगत व्यय कुछ यही लंबे समय के लिए कुछ इसी प्रकार के होता है, जैसे सरकारी अस्पताल, सड़क, रेलवे, बंदरगाह और रक्षा उपकरणों में खरीद, सरकारी ऋणों के पुनर्भुगतान, ये सब शामिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे, अर्थात किस पर जोर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि एवं मानवीय विकास, अधिक तीव्र और ज्यादा समावेश समृद्धि, तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। देखिए इसका सही आंसर है अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि, अर्थात थर्ड इसका सही आंसर है। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय तेजी से और समावेशी विकास के लिए अग्रसर होना, 8% की वार्षिक वृद्धि इसमें उद्देश्य रखा गया था, जो कि 7.9 के आसपास करीब वृद्धि रही थी, काफी नजदीक थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख जोर समावेशी आर्थिक विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और कौशल विकास, और अगला स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, आधारभूत संरचना का विकास और रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा। इसमें सकारात्मक 7.9 रही थी और 8 का लक्ष्य था। कृषि क्षेत्र में आंशिक प्रगति, चुनौती क्या गई थी? 2008 का कारण आर्थिक विकास में गिरावट। 2008 में देखिए आर्थिक मंदी आई थी, आपको भी पता होगा, और शेयर मार्केट काफी धड़ाम से गिरा था। कृषि में अपेक्षित 4% की वृद्धि हासिल नहीं हो सकी थी। सामाजिक असमानता और बेरोजगारी बनी रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। दूसरा है मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। कौन सा सही है? पहला सही, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या व्याख्या नहीं करते? देखिए समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है, यह सही कथन है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है, ये भी सही है। और ये समग्र पूर्ति वक्र की मजदूरी से वृद्धि ये व्याख्या भी करता है, अर्थात इसका पहला इसका सही आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन लागत बढ़ने के कारण समग्र पूर्ति घट जाती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। मुख्य कारण जो समग्र वक्र को बाएं शिफ्ट करते हैं उन्हें लागत प्रेरित मुद्रास्फीति लाते हैं। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, मजदूरी दरों में वृद्धि, करों और नियामक लागतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें, यह मुद्रा अवमूल्यन और इसका निष्कर्ष। ये जो यहाँ से स्टार्ट है ये दूसरा कथन है उसके बारे में। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र वक्र में बाएं परिवर्तन होता है। कैसे होता है? मजदूरी उत्पादन की एक प्रमुख लागत है। मजदूरी उत्पादन की एक प्रमुख लागत है, तो उत्पादकों की कुल उत्पादन लागत बढ़ जाती है और इससे कंपनियां कम उत्पादन करने लगती है और जिससे समग्र पूर्ति घट जाती है। एएस वक्र बाएं शिफ्ट हो जाता है और उत्पादन वृद्धि में समग्र पूर्ति वक्र पर इसका प्रभाव क्या क्या होता है? लघुकालिक समग्र पूर्ति वक्र जो कि प्रभावित होता है। उत्पादन लागत बढ़ने से जो वक्र है वो बाएं शिफ्ट हो जाता है, इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और जीडीपी घट जाती है।
इससे होता क्या क्या है, मुद्रास्फीति, जीडीपी और मंदी। मंदी क्या होती है, यदि कीमतें बढ़ती है लेकिन उत्पादन घटता है। देखिए, कीमतें बढ़ेगी तो उत्पादन घटेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ेगी तो खरीदेगा कौन, तो खरीदेगा नहीं तो माल निकलेगा नहीं होलसेल से। होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, सॉरी इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सॉरी घटेगा प्रोडक्शन, इसका उत्पादन घटेगा तो मंदी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। इससे कंपनियों का घाटा देखने को मिलता है। वर्कर सब काम कर रहे हैं, पेमेंट जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु सेल नहीं हो रही है, तो मंदी का खतरा तो बनेगा ही, क्योंकि फ्लो नहीं बन पा रहा है मार्केट में। और जीडीपी में कमी, लागत बढ़ने से उत्पादन घटता है, जिससे कुल आपूर्ति कम होती है। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999 से 2000। देखिए, ये पहला ही इसका सही आंसर है। और 2010 11 10 11 नहीं, ये 11 12 11 12 भारत का थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष है। चलिए इसको व्याख्या, देखिए आधार वर्ष 2011-12 है, ये भारत का है, और राजस्थान का 1999 से 2000 के मध्य है। 2000 इसका आधार वर्ष लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर, सीकर, कोटा, जयपुर। देखिए इसका सही आंसर जयपुर है, चौथा इसका सही आंसर है। और ये किस योजना के तहत किया गया था? देखिए, राजस्थान में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की ILD स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना जयपुर में की गई थी। ये कोई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ना कि स्कूल या फिर कोई छोटा संस्थान नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यह देश का पहला सरकारी कौशल विश्वविद्यालय है, जिसे 7 मार्च 2017 को राज्य विधानसभा में पारित अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। राजस्थान में के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव USP नहीं है? पैलेस ऑन व्हील ट्रेन, तो कि शाही रेल के नाम से जानते हैं, किले और मॉल, हवेलियां, मेले, त्योहार और चिकित्सीय पर्यटन। देखिए ये तीनों तो है। चिकित्सीय पर्यटन जो कि अनुपम बिक्री प्रस्ताव USP में नहीं है, इसका चौथा इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, जो कि पुष्कर मेला, बीकानेर, जोधपुर के सिटी महल के पैलेस, और संस्कृति आयोजन और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। रेगिस्तान का अनुभव, और वन्यजीव और पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, जो कि पहाड़ों पर या एडवेंचर टूर जिसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? ऐश्वर्या, मंगला, गंगा, सरस्वती। देखिए ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती ये तो तेल क्षेत्र है, और गंगा इसका तेल क्षेत्र नहीं है। तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए ऑयल के एक तो ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, एटक तेल जो कि है, और बाड़मेर में सातवार बेसिन में है, जिसमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या जैसे प्रमुख तेल कुएं स्थित है। जैसलमेर क्षेत्र में तनोट, घोटारू, डाडेवाला, सादेवाला, मनिहरी, टिब्बा और लोंगवाला जैसे तेल क्षेत्र हैं। पश्चिम जोधपुर, यहाँ मयाजला क्षेत्र में तेल के भंडार पाए जाते हैं।